अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज मैं रीड करने जा रही हूं आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे अरीश शाह का न्यू नावल दिलदारम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम किस नंबर 1 अरीश शाह। यहाँ रात का सन्नाटा नहीं, चीहों का शोर था। वक्त जैसे रुक गया था या फिर तेजी से भागने लगा था। किसी के कदमों के साथ, किसी की चीहों के साथ, किसी की आखिरी सांसों के साथ झोंपड़ियां आग के लुकमे बन चुकी थी। हेमों से धुएं यूं निकल रहे थे जैसे किसी ने आसमान पर मातम तारी कर दिया हो। अजीब वहशतनाक सा समा था। बस्ती के बीचों बीच लोहे के शोर और बूटों की चाप गूंज रही थी। वर्दियों वाले, जिन्हें महाफिज कहा जाता था, इस वक्त शिकारी बने हुए थे। आंखों में रहम का शोभा तक ना था। इनके सामने जो आया वो जमीन बोस हो चुका था। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या औरत, जबान बंद थी, सिर्फ बंदूकें बोल रही थी। जमीन पर गिरने वाली लाशें बस गिनती का हिस्सा थी। कोई किसी की माँ को खींच कर ले जा रहा था, कोई बच्चे को धक्का दे रहा था और कोई खौफ से थर-थर कांपती लड़की को बालों से घसीट रहा था। सांसें रुक-रुक कर चल रही थी और जिंदगी कदम-कदम पर मात खा रही थी। जहां कुछ लम्हे पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ आग के शोले नाच रहे थे। कुछ लोग जमीन से चिमटे पड़े थे, कुछ अंधेरे में छुपने की कोशिश कर रहे थे। कोई अपने जले हुए घर को आखिरी बार देख रहा था, कोई लुटी हुई इज्जत पर नजरें बंद करके जिंदा रहने की बद्दुआ मांग रहा था। और वो जो जिंदा पकड़े गए थे वो शायद मरने वालों से बदतर हाल में थे। इन्हें गाड़ियों में ठूस कर लेकर जा रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं, किसी जुर्म की गवाही देने वाले गुनाह हो। हर चीख, हर आंख का आंसू फिजा में जज़ब हो रहा था, मगर जमीन वो सब महफूज कर रही थी। ये जमीन गवाह थी कि जुल्म कैसे होता है और इंसानियत कैसे दफन होती है। आसमान खामोश था, शायद वो भी खौफजदा था। उस रात की तारीकी में सिर्फ अंधेरे नहीं, इंसानियत की मौत थी। आग की लिपटें बुलंद हो रही थी, मगर इनसे ज्यादा चीखें बुलंद थी। वो चीखें जिनका कोई परेशान हाल ना था, वो फरियादें जो सिर्फ जालिमों के कदमों तले रोंदी जा रही थी। वर्दी में मबलूस ये दरिंदे महाफिज नहीं, क़यामत के कासद लग रहे थे। हर तरफ भागती हुई औरतें थीं जो अपने आंचल, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी, मगर ये कोशिशें रायगां थी। वर्दी वालों की नजरें, इनके हाथ, इनका रवैया सब दरिंदगी की आखिरी हद को छू रहा था। कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाए भागी तो किसी बाप को इसकी बेटी के सामने रस्सियों से बंद कर गिरा दिया गया। मासूम औरतों को खींचकर झोंपड़ियों में ले जाया जा रहा था। कुछ औरतें रोती बिलखती अपने पैरों पर गिरी, मगर दरिंदों के चेहरे पर एक शिकन तक न आई। वो महाफिज न थे, वो मुजरम से बदतर थे। किसी के शोर को जिंदा जला दिया गया और इसकी बीवी को जलते वजूद के सामने नंगी बेबसी का तमाशा बनाया गया। कोई भाई बहन की अजमत को अपनी आंखों से रोनते देखकर सांसें तोड़ बैठा। चीहू का शोर, आग के शोले, गोलियों की तरतराहट और टूटे वजूदों की बे आवाजें, सब कुछ मिलकर ऐसा होलनाक समा बना रहे थे कि खुद वक्त भी रुक कर लरजने लगा था। ये रात एक बस्ती की बर्बादी की नहीं, इंसानियत की कब्र थी। और इन दरिंदों के चेहरे वर्दी के पीछे छुपे रह गए, मगर ज़मीन ने सब कुछ देख लिया था। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। सांसें तेज-तेज चल रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई अंदर से इसे दबा कर रखना चाह रहा हो। वो बेड से उठता पहाड़ की चट्टान की तरफ देख रहा था, मगर इसकी नजरें कहीं और थी। इसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, वो सब कुछ जो इसने अपनी आंखों से देखा था। ये होप था, ये सब कुछ सिर्फ होप था। इसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर अंदर का गुस्सा इस पर गालिब आ गया। वो पहाड़ के दहाली किनारे के करीब जाकर हाथों से अपने चेहरे को रगड़ने लगा, जैसे खौफ की भयानक यादों को झटकना चाह रहा हो, मगर वो नहीं झटक सका। खौफ में देखे गए मनाजर की शिद्दत इसके अंदर तक महसूस हो रही थी। वो इन चेहरों को बुला नहीं पा रहा था। वो चीखें, वो बेबसी, वो औरतें, वो जलते हुए जिस्म, सब कुछ अभी तक इसके जहन में गूंज रहा था। क्यों मैं कुछ न कर सका? इसका दिल गुस्से से भर गया। इसने कुर्सी पर रखे गिलास को एक झटके से फेंक दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने की कोशिश की। ये सब कुछ दोबारा कभी नहीं होगा, इसने खुद से वादा किया था, मगर गुस्सा अभी तक इसके अंदर था, जैसे एक जुनून की तरह बेकाबू। वो चहलकदमी करने लगा। इसका दिमाग वही अंधेरा, वही खौफनाक मंजर दोहरा रहा था। इसकी रगों में गुस्सा उभरने लगा और अब ये गुस्सा आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। वो एक झटके से पथरीले पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो पथरीले पहाड़ की बुलंद चोटियों से उतर रहा था, जैसे गुस्सा, गम और दर्द का तूफान इसके जिस्म में जन्म ले रहा हो। इसकी कदमों की धड़क इसकी सख्त जमीन पर गूंज रही थी। वो एक लम्हे की देर किए बगैर नीचे पहुंचा। जमीन पर कदम रगड़ते हुए इसने एक लम्हे को भी आराम नहीं किया था, जैसे गुस्सा इसके जिस्म की हर नस में दौड़ रहा हो और वो जानता था ये गुस्सा किस तरह से काबू में आएगा। वो नीचे उतरकर एक हफीफ रास्ते की तरफ आया और फिर जैसे हर चीज नजरअंदाज करते इसने अपना गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह पत्थरों पर मुक्के मार रहा था और हर मुक्का जमीन में एक जोरदार आवाज के साथ टकराकर गूंज रहा था, जैसे वो इस संगीन मनाजर को फिर से जिंदा करना चाह रहा हो जो 18 साल पहले इसकी आंखों के सामने हुआ था। इसकी सांसें बेकाबू थी, हर सांस में शदीद गुस्सा और पागलपन था। माथे पर पसीना चमक रहा था और इसकी रगें तनी हुई थी, जैसे वो अपने अंदर की वहशत को जमीन पर उतार रहा। इसके हाथों के पट्टे फूल चुके थे। गले की नीली रगें हर बार मुक्के पर वासिया हो कर उभरती थी। इसका चिटानी सीना
बुरी तरह से उठ रहा था और सबस आंखों में वही होनहार जुनून था। इन पत्थरों पर मुक्के मारते हुए इसकी नजरें गुस्से से चमक रही थी, जैसे वो कोई पत्थर नहीं बल्कि इसके दुश्मन हो। इसका पूरा जिस्म लरज रहा था, जैसे वो गुस्से में किसी को रौंद कर रख देना चाहता हो। इस लम्हे इसका जहन 18 साल पहले के मंजर में गुम था, जहां वो बेबस होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। वो मंजर, वो खून, वो दर्द, इसके अंदर जो गुस्सा था वो एक तूफान बनकर उबल रहा था। हर मुक्का जो इसने मारा, वो इसमें वो बेबसी, वो पागलपन और वो दर्द था जो इसने इस दिन महसूस किया था और वो कुछ ना कर सका था। वो अपने जुनून में पत्थरों को तोड़ता गया। हर जर्द के साथ इसका जिस्म, इसका दिमाग और इसका दिल बिखरता जा रहा था, जैसे वो अपने आप को तबाह करने के लिए खुद को आग में झोंक रहा हो। इसका गुस्सा बेकाबू हो गया था, हर मुक्के, हर शिद्दत में, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को बाहर निकाल रहा था। इसका जिस्म, इसकी रगें, इसकी सांसें, सब कुछ इस ताकत की शिद्दत को जाहिर कर रही थी। इसके हाथों में एक जुनून था और वो हर जब्त के साथ इस जुनून और शिद्दत से बरसा रहा था। वो इस वक्त तक रुकना नहीं चाहता था जब तक इसका जिस्म की थकान, इसका गुस्सा और इसका पागलपन सब कुछ इसकी रगों से बाहर न निकल जाए। वो बस इस जगह पर खड़ा था जहां इसने पत्थर को चीर कर अपने अंदर की वहशत को बाहर निकालना था। इसका बदन पसीने से सरबूर हो रहा था, लेकिन इसके आंखों में खूनहार जुनून था जो एक ही लम्हे में कुछ भी तबाह कर सकता था। वो जैसे इस वक्त पागल हो रहा था जब दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, सरदार, सरदार, सरदार। दूर से एक लड़का भागता हुआ इसके पास आ रहा था। इसकी सांसें फूली हुई थी। वो तेजी से सरदार की तरफ दौड़ रहा था। सरदार, सरदार, भाभी का ताया फिर से पागल हो गया है। अब की बार किसी हवलदार को लाया है, निकाह परवाने, वो हामते हुए बोला। इसकी आवाज में घबराई हुई सी सरगोशी थी, लेकिन जैसे वो जुमला मुकम्मल हुआ, सरदार का पूरा जिस्म एकदम बदल गया। जैसे ही इसके कानों में वो लफ्ज पहुंचे, इसका गुस्सा अचानक सुकून में बदल गया। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई और वो मुस्कुराता हुआ और भी दिलकश लगता था। इस खबर के साथ जैसे इसका गुस्सा किसी तेज आंधी की तरह बस लम्हों में गायब हो चुका था। सरदार का जिस्म अभी भी पसीने से शरबूर था। इसके सीने पर पसीने की बूंदें चमक रही थी जो सूरज की रोशनी में झलक रही थी। इसका मजबूत वाना जिस्म, जिसमें पट्टे और ताकतें नुमाया थी, और सिक्स पैक्स वो अब भी वाज़िह तौर पर इसके जिस्म पर उभर रहे थे, जैसे पत्थर की चट्टानों से नीचे निकलकर एक मजबूत और बेकाबू वजूद की शक्ल में तब्दील हो गया हो। वो मुस्कुराहट जो इसके लबों पर थी, इसके अंदर की शिद्दत और ताकत को छुपाती नहीं थी, बल्कि वो ज़्यादा नुमायां कर देती थी। इसके जिस्म का हर हिस्सा, हर फटा, हर अजला जैसे किसी जंगों की निशानी था, और जब वो इस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता, इसका पूरा वजूद एक चट्टान की मानद महसूस होता था, जिस पर कहीं सालों की मेहनत और ताकत की गवाही दी जा रही थी। वो अपने दिलकश मुस्कुराहट के साथ झुमरू की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में अजीब चमक थी और आवाज में दिलकशी की गूंज। झुमरू, यार तुझे एक बात बताऊं? झुमरू ने चूम कर इसकी तरफ देखा। यलगार एक झटके से इसके करीब आकर चुका था। इसके फौलादी हाथ ने झुमरू के कंधे पर जोर से गिरफ्त जमाई थी, जिससे वह हल्का सा झुक गया। इसके नाजुक वजूद पर सरदार की गिरफ्त ऐसी थी जैसे चट्टान किसी फूल को दबाए खड़ी हो। हाँ सरदार, बोलो ना, अपने चेहरे के तासरात बदलते हुए बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर कहने लगा। तुझे पता है ये फजलुद्दीन अभी तक जिंदा क्यों है? इसने जवाब देने के बजाय सवाल किया था। जुमरे ने बड़ा मुश्किल सर हिलाया। जानता हूँ सरदार, क्योंकि वो भाभी का ताया है, इसलिए। वो किसी तोते की तरह बोला। तो यलगार के लबों पर कातिल मुस्कुराहट की चमक लहराई। लानत ऐसे ताए पर, लेकिन वो जिंदा इसलिए है क्योंकि सरदार दिलदार यलगार अपने दिन रात की मेहनत की कमाई नाचने वालियों पर लुटाना नहीं चाहता। इसने झुमरू के चेहरे पर नजरें झुमाते हुए हंसते हुए कहा था। वैसे भी वो मेरे सोने मुखड़े का ताया है। मेरी बारात पर नाचेगा तो हक बनता है इसका। मैं यह हक इससे कैसे छीन लूं? वो आंखों में मासूमियत लिए बोला तो झुमरू तो जैसे दीवाना हो गया। वाह सरदार, वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। इसने दोनों हाथ सरदार के कदमों की तरफ झुकाते हुए कहा, जबकि इसके अंदाज पर सरदार दिलदार यलगार का बेबाक कहका इन पथरीली चट्टानों में गूंजकर वापस आया। फिजा में एक अजीब संजीदा मगर मज़ाहिया सकूत छा गया था। पहाड़ गवाह थे कि दिलदार यलगार के कहके भी हंजर जैसे थे, और इसकी नरमी भी पहाड़ जैसी सख्तियों को दिलों को हिला देती थी। जल्दी जल्दी निकाह परवाओ इस छोड़ी का। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस एक बार इस मुसीबत से जान छूटे, फिर मैं अपनी बेटी के नसीब पर गौर करूंगा। तैयाबा ने बेचैनी के आलम में कभी इधर कभी उधर दौड़ रहे थे। इसके सीने में पसीने से भीगा हुआ सफेद कुर्ता चिमट चुका था। गर्मी थी या अंदर का खौफ, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। दूसरा महीना खत्म होने को था और सूरज की तपश जैसे जून के अरूज को छू रही थी। वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे थे कि बस ये दिन खैर से गुजर जाए, ये आफत किसी तरह से सर से उतर जाए, फिर वो अपनी बेटियों की जिंदगी को संवारने पर तवज्जो देंगे। लेकिन दुआम तो इसके सर पर सवार एक ऐसा इजाब बन चुकी थी जो ना निगला जा रहा था और ना ही उगला। आज इसकी तीसरी बार बारात आने वाली थी। पिछली 2 बारातें तो ऐसी उठ गई थी जैसे जमीन निकल गई हो या आसमान। अब की बार बारात आने की खबर भी राज रखी गई थी कि कहीं फिर से कोई हादसा न हो जाए। और सच तो यह था कि अब तो कोई इसके घर दुआम के लिए तो क्या, इसकी अपनी बेटियों के लिए भी रिश्ता लेकर नहीं आता था। बल आहर बड़ी मुश्किलों के बाद एक पुलिस कांस्टेबल का रिश्ता आया था। 40 साल से ऊपर की उम्र, 3 बच्चियों का बाप, लेकिन पुलिस में था, कुछ दबदबा रखता था। बेटा ना होने की वजह से दूसरी शादी कर रहा था। तैयाबू को यह सब कुछ कबूल था क्योंकि दोआम इनके लिए एक बोझ थी। इनके नजदीक 19 साल कोई कम उम्र न थी। वो बस चाह रहे थे कि किसी भी तरह इस नक्स लड़की से जान छूट जाए।
बस अल्लाह करे आज सब कुछ खैरियत से हो जाए। रफाकत, तैयबा का छोटा भाई और दुआम का चाचा इसके पास आकर तसल्ली देने लगा। बाराती सिर्फ 4 होंगे, सीधा निकाह फरमाएंगे, दुआम को रुखसत करेंगे और सुकून से सांस लेंगे। कमरे के अंदर बैठी दुआम ने बेबस निगाहों से दरवाजे को देखा था। आज भी वही सुरख जोड़ा पहने तीसरी बार दुल्हन बनी खामोशी से बैठी थी। इसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो बेपनाह खूबसूरत थी और यही खूबसूरती इसके लिए एक अजाब भी और यही खूबसूरती इसके लिए एक अजाब बन चुकी थी। इलाके का खतरनाक डाकू सरदार यलगार दिलदार इस वक्त दिल हार चुका था। इसका ऐलान था, जब तक ये शादी के काबिल नहीं होगी मैं खुद आकर इसको ले जाऊंगा। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ इज्जत गैरत और खानदान की बदनामी का सवाल थे कि अगर एक डाकू इनकी भतीजी को उठाकर ले गया तो वो किस मुंह से बेटियों के रिश्ते तलाश करेंगे। इसीलिए वो दुआम को किसी भी हाल में रुखसत करना चाहते थे, चाहे इसका शोर 40 साल का बाप ही क्यों ना हो। वक्त की सितम जरबी ये थी कि जिस यतीम बच्चे के सर पर उन्होंने शफकत का हाथ रखा था वही अब इनके लिए जहर बन चुकी थी। जायदाद तो कब की बेचकर हजम कर ली गई थी, लेकिन दुआम वो बाकी रह गई थी, एक ऐसे कांटे की तरह जो हर रोज चुपता था। पहली बारात गायब हुई तो तलाश भी बेसुध रही। दूसरी बारात का दूल्हा 1.5 महीने बाद नीम मुर्दा हालत में मिला, लेकिन पहचानने से इनकार कर गया। अब की बार एक कौंसिल का रिश्ता एक कौंसिल ने हिम्मत दिखाई थी और निकाह के इंतजाम मुकम्मल हो चुके थे। बाराती दरवाजे पर आ चुके थे। दूल्हा सफेद कमीज शलवार में मुझे को ताव देता हुआ जैसे वो सबका निजाह दंदा हो। निगाह की तैयारी मुकम्मल थी, बस दुआम को कबूल है बाकी था। दुआम ने सर उठाकर एक नजर से अजनबी को देखा, फिर धीरे से लब हिलाने ही लगी थी कि अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजी और इसके फौरन बाद खोरों की टापू की दहशतनाक धमक। दुआम के पूरे वजूद पर लर्जा तारी हो चुका था। गोलियां तो शायद किसी और के लिए होंगी, लेकिन घोड़े की आवाज वो तो सीधी इसके रूह में घुसती चली गई थी। कानों पर हाथ रखे वो सिसक उठी और तो की चीखें बुलंद हो गई। निकाह रुक गया और एक बार फिर कयामत ने दहलीज पर दस्तक दी थी। हर तरफ खामोशी छा गई थी। गोलियों की चलने की आवाज अब रुक चुकी थी, जबकि वो वहीं जमीन पर बैठी हुई थी, एक बेबस खौफ से कांपती हुई दुल्हन थी। बुरी तरह सहमी हुई, कानों पर हाथ रखे जमीन पर गठरी बनी यूं सिमटी जैसे खुद को नजरों से छुपाना चाहती हो। इसके नाजुक कंधे खौफ से मुसलसल लरज रहे थे, सांसें बेरब धड़कन जैसे सीने को चीर कर बाहर आ जाएगी। इसके चेहरे पर ना तो कोई मेकअप था, ना ही जेवरात की चमक, सिर्फ एक पुराना बार बार पहना हुआ सुरख जोड़ा जो इसे तीसरी बार दुल्हन के लिबास में डाल रहा था। इसकी पेशानी से बहता पसीना शफाफ बूंदों की सूरत में चेहरे को तरका रहा था। इसका निकला हुआ दूध जैसा गोरा रंग अब पीला भर चुका था, लेकिन फिर भी इसकी फितरत खूबसूरती को छुपाई न छुपती। वो महज 19 साल की कम उम्र से लड़की, लेकिन हुस्न में ऐसी बेमिसाल जैसी कुदरत ने अपने हाथों से तराशा हो। इसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत जवानी की पहली किरण एक साथ जगमगा रही थी। लंबी घनी पलकों तले लरजती आंखें जो घबराहट में बंद थी, लेकिन इसके गिर्द से गहरे इसकी नींद की कुर्बानी को पता दे रहे थे। साफ लग रहा था कि वो कहीं रातों से जाग रही है। आंखों के किनारे बता रहे थे कि आंसू एक लम्हे के लिए बस इसकी आंखों से खुश्क ना हुए थे। इसकी नाक में बारीक सी चांदी की बाली थी जो इसकी सुन को चार चांद लगाती थी। किसी लिपस्टिक के बगैर लेकिन गुलाबी नरम और थरथराते हुए। थोड़ी पर वो तिल जो इसके चेहरे को एक अनोखी कशिश देता। इसके बाल काले रेशमी और लंबे इतने के पुष्प पर लहराते हुए किसी पुराने अफसाने की शहजादी का गुमान देते। वो कोई बनाव श्रृंगार किए बगैर अपनी फितरी बनावट में इतनी दिलकश थी कि वक्त ठहर जाए और सांसें रुक जाए। लेकिन आज इस दुल्हन की आंखों में खौफ के जुगनू नहीं बल्कि दहशत की स्याही थी। आज वो हसीन नहीं बेबस थी, आज वो शहजादी नहीं मनहूस थी, और वो 3 साल से मनहूस ही थी। वो वाकया भूलने वाला कहाँ था। अभी तो सिर्फ 3 साल ही गुजरे जब बारातियों के हमरा एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। खुशी हंसी मजाक गानों की गूंज और भराती शोर से लड़त बरेज थे, लेकिन खुशी की वो सायतें चंद लम्हों में कयामत में बदल गई। बस एक सुनसान सड़क पर रुआं दवा थी जब अचानक इनकी बस के आगे एक शख्स सड़क पर लेटा हुआ दिखा दिया। सबने यही समझा कोई हादसा हो गया है। ड्राइवर ने बस रोकी और बाहर निकलकर इस शख्स के करीब जाने ही वाला था कि अचानक जैसे आसमान फट गया हो। दर्जनों मुसल्लह अफराद चारों तरफ से बस में दाखिल हो गए। खौफनाक शोर, औरतों की चीखें, बच्चों की सिसकियां और मर्दों की घबराहट, सब कुछ एक लम्हे में बदल गया था। दुआम इस वक्त बस की आखिरी सीट पर ताया की बेटी रुबाब के साथ बैठी थी। नींद इसकी पलकों पर डेरे डाल चुकी थी, लेकिन अचानक घोड़ों की टाप और बंदूकी की कचाकच ने नींद को ऐसे उड़ाया कि आंखें वहशत से फैल गई। बस के बाहर भी हलचल और पीछे आने वाली दूसरी बस में भी बाराती थे। डाकू औरतों से इसके जेवरात नोचने लगे और मर्दों से वायलेट, घड़ियां, मोबाइल सब छीन ले गए। कोई चीख रहा था, कोई बच्चों को सीने से लगाए थर-थर कांप रहा था। इस लम्हे में जैसे वक्त सहम सा गया था। दुआम के करीब भी एक शख्स आया। लंबी बद्दू इसके शाने पर थी, आंखों में सर्द शोले। इसने दुआम को घूरा। दुआम ने नफरी में सर हिलाते हुए कांपती आवाज में कहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह शख्स इसे महज एक डरी सहमी बच्ची समझकर नजरअंदाज कर गया, लेकिन रुबाब के कान इसने सोने की बालियों से निकाल लिए थे।
लेकिन रबाब के कानों से इसने सोने की बालियां निकाल ली थी। रुबाब सिसक रही थी और दोआम की छोटी सी रूह सहमकर गोया साकत हो गई थी। सरदार हाली बाराती है, इनके पास तो कुछ खास मिला ही नहीं। 10 लाख का भी माल नहीं निकला। बस के बाहर किसी की मायूसी आवाज गूंजी, बेगार तूने माल छुपा कर रखा है, निकालो। एक कख्त आवाज गूंजी जो न सिर्फ इसकी स्मायत पर बल्कि रगों पर लर्जा सा तारी कर गई थी। सरकारी मुलाजिम की बारात है, खाली थोड़ी ना होगी। औरतों के बैग चेक करो, कम अज कम 10 लाख, कम अज कम 30 लाख का माल निकलवाना है इस बारात से। रबाब इसके पहलू में रो रही थी और दोआम का तो सारा जिस्म लरज रहा था, जैसे रूह जिस्म में कैद होकर तड़प रही हो। इसके चारों तरफ दहशत का राज था। इन मसला डाकू के चेहरे कपड़े से बंधे हुए थे, कपड़ों के रंग एक जैसे चमकते हथियार बल्टू में अटके हुए। इन घोड़ों की मुसलसल टापों की आवाज खौफ की महसूकी बजा रही थी। बस के बाहर एक घोड़ा मुसलसल चक्कर लगा रहा था। इस पर बैठा सवार बाकी से मुख्तलिफ था, बाकी से सरदार कह रहे थे, और वो खामोश मगर सबसे ज्यादा खतरनाक था। अचानक एक औरत के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया, जो पुलिस को कॉल करने वाली थी। अरे माता जी, जान क्यों गंवाना चाह रही हैं? ये पुलिस वाले तो हमारे ही दलाल हैं, 10% कमीशन खाते हैं, आएंगे नहीं। वो हंसा, मोबाइल की स्क्रीन बंद की और इसे अपने एक साथी की तरफ भरा दिया। लेकिन जैसे ही इसकी नजर स्क्रीन के पीछे मौजूद दुआम पर पड़ी, वो लम्हे में को रुक गया। दुआम की आंखों में खौफ था, जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। और फिर सरदार इसकी सुरख अंगारा आंखें जैसे दुआम की रूह में उतर गई। दुआम एक दिल दहला देने वाली चीख मारकर रुबाब के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। मेरा भोला साईं, डर गया काके? अचानक सरदार के लहजे में अजीब सी नरमी उतर आई थी। चेहरे से कपड़ा हटाओ सोनियो, दीदार तो करने दो। आंखें तो गजब की पाई हैं। वो खिड़की के करीब आकर जरा सा झुका, जैसे इस मासूम चेहरे को मजीद करीब से देखना चाहता हो। तो आम लड़जती कामती रवाब की वजूद में छुपने लगी। बच्ची है डाकू जी, बच्ची है। बारातियों में से एक मर्द ने हिम्मत करके कुछ कहा। सरदार इसे खतरनाक नजर से घूरा। तेरी बच्ची है? इसकी आंखों में ऐसी वहशत थी कि सामने वाला लर्ज उठा। नहीं नहीं, मेरी नहीं है। वो फौरन पीछे हट गया। तो तुझे मिर्चें क्यों लग रही हैं? बाप भाई कहाँ है बच्ची के? सबके सब पस्तोलू की नोक पर गए दफन कर आए हैं। ये यतीम बच्ची है, ना बाप है ना भाई, बस सर पर ताया और चाचा है, वो भी दूसरी बस में है। एक और आवाज उभरी, अच्छा यतीम है? सरदार के चेहरे पर अजब सी मुस्कुराहट आई। कोई नहीं है इसका, खैर अब है। वो एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगा, मेरा सोना मुखरा सुन लो सब, आज से सरदार दिलदार यलगार इसका सरपरस्त ठहरा। इसके ताई चाची को मेरा पैगाम दे देना, ये मेरी अमानत है। जिस दिन निकाह के काबिल हुई ले जाऊंगा। तो वहाँ उनकी आंखों से बहता खौफ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन सरदार ने आखिरी बार इसे देखा, सामान की पोटली उठाई और बस में वापस फेंक गया। सजन साईं, तारे साईं ने थारा सदका उतारा है। सरदार दिलदार यलगार की अमानत हो, ये बात याद रखना, वरना याद दिलाने के लिए आता रहूंगा। सरदार आखिरी बार पलटकर मुस्कुराया, फिर घोड़ा मुड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गया। घोड़ों की आवाजें देर तक सुनाई देती रही और फिर सन्नाटा छा गया। बारात वापस अपने जेवरात और सामान समेटने लगी। कुछ दिन बाद सब अपनी जिंदगियों में मगन हो गए, मगर अगर कोई वो वाकया ना भूल सका था तो वो थी दुआम, जिसे सरदार दिलदार अपनी अमानत कह गया था। वो रात एक याद नहीं, एक जख्म बन गई थी। और कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं, वक्त के अंदर दफन हो जाते हैं, मगर जब वो याद आते हैं रूह का गोश्त नोच लेते हैं। क्या रे ताऊ, बहुत तंग करने लगा है मुझे, बार बार दोहरा दोहरा कर तंग आ चुका हूँ मैं। ये आखिरी बार आया हूँ, इसके बाद सिर्फ अंजाम होगा, ऐसा अंजाम जो तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। तेरी भतीजी मेरी अमानत है, जल्दी है तुझे तो बता, मैं खुद आऊंगा, बारात लेकर खुद ले जाऊंगा इसे। ऐसे ले जाऊंगा कि तू बस इन गुनाहगार आंखों से देखता रह जाएगा, लेकिन कुछ कर न सकेगा। ये घटिया हरकतें छोड़ दे, वरना जो तेरा होगा वो तुझे भूलेगा नहीं, और इस गाँव को भी। तो क्या इस दुनिया को कोई भी शख्स सरदार की मर्जी के खिलाफ इस लड़की की तकदीर नहीं लिख सकता। वो घोड़े पर सवार था, चेहरे पर नकाब, सिर्फ सबज आंखें दिखाई दे रही थी, मगर वो आंखें नहीं थी, दहकते शोले थे, जिसे खौफ खुद इनमें बसता हो। एक हाथ तैयबा की गर्दन पर, दूसरे से इन्हें गर्दन से दबोच रखा था। पाँव जमीन से ऊपर थे, जिस्म हवा में मुतलक। तैयबा का चेहरा जर्द हो चुका था, आंखों में वहशत थी जो सिर्फ मौत से पहले आती है। वो हवलदार जो खुद को शेर कहलवाता था, आज दीवार से लगा कांप रहा था। बंदूक हाथों में लरज रही थी और आवाज ऐसे गले में कहीं दब गई थी। ये कोई आम आदमी नहीं लग रहा, कहर की एक चुपचाप चलती आंधी थी। आया ऐसे था जैसे किसी ने अंधेरे को शक्ल दे दी हो। सरदार का रुख अब दूल्हे की तरफ जानब था। तू बारात लेकर आया था मेरी अमानत की? वो इसके पास जाकर रुका तो पुलिस कांस्टेबल ने फौरन में सर हिलाया, खौफ से जैसे जान निकल रही थी। तू मुझे जानता नहीं है क्या? क्या तुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता? वो इसके सामने आकर रुकता सवाल करने लगा, जबकि कांस्टेबल की तो जान निकल रही थी। अरे ओ पाला, लगता है इसे अपना तावरफ करवाना पड़ेगा। वो एक नजर मोड़कर पीछे काले घोड़े पर सवार दूसरे डाकू को देखते हुए बोला, तो करवा दो सरदार, इस हबीस को भी तो पता चले कि इसने किस तूफान से पंगा लिया है। बाला जरा ऊंची आवाज में बोला था।
जबकि वो एक नजर बाला को देखता वापस पलटकर हवलदार की तरफ मुतवज्जो हुआ था। तेरे लिए मेरा इतना ही तारीफ काफी है कि अगर तूने मेरी अमानत की तरफ एक कदम भी उठाया तो तू सरदार दिलदार यलगार तेरी नस्लों को ऐसा सबक देगा कि कब्रें भी चीख उठेंगी। वो हवलदार को बोल रहा था, लेकिन हालत तैयबा की खिलाफ हो रही थी। तैयबा का चेहरा जर्द स्वर्ण से डूबती हुई सिर्फ होप बाकी रह गया था। इसकी निगाह जैसे सारे मंजिल काटे जा रही थी। हवलदार जो दीवार के साथ बंदूक थामे कांप रहा था, वही हवलदार जो हमेशा सीना तान कर चलता, अब दीवार से लगा आंखों में पानी लिए खड़ा था। सरदार, मैं बस ड्यूटी कर रहा था, रहम करे। हवलदार के लब लर्जे, मगर सरदार को रहम आता ही खपता। सरदार ने इसे एक झटके से बालों से पकड़कर जमीन पर टेचा, फिर कॉलर से घसीटते हुए अंधेरे की तरफ बढ़ा। सरदार, मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी अमानत है। गलती हो गई, खुदा का वास्ता है, माफ कर दे। अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखता हवलदार चीखने लगा, जबकि सरदार का चेहरा पल में सर्द हुआ। वो झुका, इसके बाल मुट्ठी में भेजे। गलती? तूने मेरी अमानत पर निकाह का लफ्ज लिया। ये गलती नहीं, गुनाह है, और मैं गुनाहगारों को जमीन पर नहीं मिट्टी के नीचे गिनता हूँ। तुझे नहीं पता था तो कान खोलकर सुन, मेरी अमानत पर नजर डालने वाला जीता नहीं, और इसका निकाह सिर्फ कफन से होता है। इसने गुस्से से जबरे बेचते हवलदार की गर्दन दबोची, लहजा जहर लूदा वो इसके चेहरे पर दहाड़ा। तुझे माफी मांगने का हक तब होता जब सामने इंसान हो, और मैं तो तुम्हारे कानून में एक दरिंदा हूँ, और दरिंदों से रहम की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है। वैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तुम्हारा कानून गलत कहता है कि मैं दरिंदा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ दरिंदा नहीं कहर हूँ, और कहर माफ नहीं करता। वो इसे रस्सी से बांधकर जमीन पर पटक चुका था और खुद घोड़े पर सवार हो गया था। वो एक झटका देता जोर से इसे घसीट कर अंधेरे की तरफ ले गया। चल चल कर दिखाता हूँ वो जगह जहाँ तुझे तेरी गलती की कब्र मिलेगी, वो वहशियाना अंदाज में इसे घसीटते हुए बोला। जमीन पर रगड़ता चीखता हवलदार और सरदार का साया अंधेरे में गायब हो गया। अब पीछे कुछ नहीं रहा था सिवाय खामोशी के, कब्रिस्तान जैसी खामोशी, जैसे सारी रोशनियां खा चुकी हो। जबकि दुल्हन के कमरे का दरवाजा बंद था, मगर खौफ खिड़कियों से झांक रहा था। ये तो होना ही था, ये तो हमेशा होता था। वो तीसरी बार दुल्हन बनी और तीसरी दफा वही सब कुछ हुआ था, लेकिन इसके साथ ही इस तरह के इम्तहानात का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। वो जानती थी आने वाले कुछ महीने इसके लिए क़यामत ही रहेंगे। रात का वक्त था, सन्नाटा ऐसा जैसे सांसें भी चुप हो गई हूँ। मशालों की लो थरथरा रही थी, और मैदान के बीच हवलदार जंजीर में जकड़ा जमीन पर बैठा कांप रहा था। सरदार ने घोड़े से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता कदम भराए। निकाब में छुपा चेहरा, सब्ज आंखें जैसे चमकदार खंजर हूँ, वो मेरी अमानत थी। ये बात की बात है। सरदार की आवाज़ शहर में बिजी हुई थी, लेकिन वो एक मासूमी लड़की थी। तो 45 साल का और वो 19 साल की बच्ची, तेरा इसके साथ क्या जोड़ था? सरदार की मुट्ठी बिछ गई। तुझे बेटा चाहिए तो अपनी तकदीर से मांगता। किसी यतीम की बच्ची को खिलौना बनाने का इख्तियार किसने दिया तुझे? हवलदार घुटनों के बल गिर गया। सरदार, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारना, मेरी 3 बेटियां हैं, इनका वास्ता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियां यतीम हो जाएंगी। इनका और कोई नहीं है मेरे सिवा। वो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन लफ्ज़ों से साफ लग रहा था कि वो इस मामले में अपनी बेटियों को हथियार बना रहा है। सरदार की आंखें दहकने लगी। बेटियों का वास्ता? जिनके पास बेटियां हों वो दूसरों की बेटियों पर गलत निगाह नहीं डालते। तुझे बेटियों की याद अब आई? तब कहाँ थी तेरी सोच, जब किसी और की बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाने चला था? नहीं सरदार, मैंने इससे निकाह का इरादा किया था। वो हाथ बांध देते गिड़गिड़ाया। निकाह नहीं, सौदा था, और वो सौदा अब तुझे महंगा पड़ेगा। तू मर्द नहीं, मर्द की खाल में छुपा एक भेड़िया है, और ऐसे भेड़ियों का शिकार करना सरदार दिलदार यलगार का सबसे पसंदीदा मशगला। सरदार ने दहाड़ कर कहा तो हवलदार की कपकपाहट में इजाफा हुआ। इसने बाला को कोई इशारा किया तो 2 आदमी आगे बढ़े, हवलदार को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले गए। वो चिल्लाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन सरदार की आंखें एक लम्हे के लिए नहीं झपकी। मशालों की रोशनी में हवलदार के घसीटे के निशान मशालों की रोशनी हवलदार के घसीटने के निशानों को वाजिया कर रही थी, और सरदार ने आखिरी बार पीछे देखा। जो मासूमियत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, इसे सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि कहर भी कबूल नहीं करेगी। सॉरी, जो मासूमियत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, इसे सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि कब्र भी कबूल नहीं करेगी। इसकी आवाज़ में ठहराव था, जबकि बाला सिर्फ हाँ में सर हिलाता इसके पीछे चला गया था। 2 दिन गुजर चुके थे और दुल्हा गायब था। इसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी, और सब तफ्तीश में मुब्तला थे कि आखिर वो डाकू इसे कहाँ ले गए हैं। हर तरफ यही सवाल उठ रहा था, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे, मगर कोई भी हकीकत से आगाह नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि
کہ کیا دلہے کا کچھ ہوا ہے، کیا وہ زندہ ہے یا پھر وہ ڈاکو اسے کہیں لے گئے ہیں۔ ہر طرف غم کی لہر دوڑ رہی تھی۔ طیا ابو گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، ان کی حالت خراب تھی اور گردن میں شدید درد تھا۔ سردار نے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی گردن میں موچ آ گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھے لیکن ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ چاچا کی نگاہیں کچھ عجیب تھی، تو وہ دوام کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ساری پریشانی کی ذمہ دار وہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا اور وہ خاموشی سے دوام کو گھورے جا رہے تھے۔ دوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے 2 دفعہ بھی جب اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تو یہی سب کچھ اسے دیکھنے کو ملا تھا۔ دوام خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، اس کا دل بوجھل تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہی سب کا سبب ہے۔ اس کی بے بسی اور غم بڑھ رہا تھا اور وہ اپنے اندر کے درد کو چھپاتی ہوئی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت برے دن آئے تھے، لیکن یہ 3 دن جو اس کی زندگی میں خوشیوں کا سبب بن سکتے تھے، انتہائی برے ثابت ہوئے تھے۔ دوام کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی سب کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس کے لیے، وہ بچپن سے یہی سب کرتی آئی تھی۔ گھر کی باقی بیٹیاں مہارانیاں اور راجکماریاں تھیں، اس گھر کے سارے کام صرف اسی پر فرض تھے۔ باقی سب کے سروں پر باپ کا سایہ تھا۔ مجال تھی کہ کوئی اونچی آواز میں ان کے سامنے بات کر پاتا، بس اسی لیے تو وہ یتیم تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ کرتی، وہ ہمیشہ سے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، اسے ہر کام آتا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کھانا پکاتی، کبھی صفائی کرتی یا پھر کوئی اور کام کرتی، ان سب کاموں کو وہ معمول کی طرح کرتی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ اس کی ہر صبح 1000 کاموں سے ہوتی تھی اور رات ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی کام رہ جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی چاچی تائی لوگ کوئی بہت ظالم تھے یا پھر اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑتے تھے، نہیں، اس کے تایا چچا نے کبھی کسی کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیا تھا۔ ہاں، زبان کی جوہر تو ہر کوئی دکھاتا تھا۔ تایا فضل الدین کے 3 بچے تھے۔ بیٹا 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب ایک روز اسکول سے واپسی پر ایک حادثے نے اسے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے زندگی کی رونق سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ 2 بیٹیاں تھیں جو ان کی آنکھوں کا نور تھی، جان سے بھی زیادہ عزیز۔ چاچا رفاقت کی بھی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بیٹی کی نعمت اللہ نے دی ہی نہیں تھی۔ تینوں بھائیوں کے گھر بیٹے نہ تھے، مگر نہ تو کبھی کسی نے شکوہ کیا تھا اور نہ ہی کسی ماتھے پر مایوسی کی لکیریں تھیں۔ بیٹیوں کو لے کر جیتے تھے، ہنستے تھے، شکر کرتے تھے اور کہیں دل کے کونے میں خوش فہمی پا رہے تھے کہ یہ 3 بھی بچی کو پالا ہے تو اللہ ضرور رستے کھولے گا، یہ سمجھے بغیر کہ صرف سر پر ہاتھ رکھنے سے تقدیریں نہیں بدلتی۔ اپنی بیٹی اور بھائی کی بیٹی میں فرق نہ کرنے کا دعویٰ بس دعویٰ ہی رہا۔ چاچی کی بیٹی صفا اگر کہہ دیتی کہ کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تو کوئی دوبارہ کہنے کی جرات نہ کرتا، اور یہاں دوام شدت تکلیف میں بھی اٹھ کر کام کرتی۔ اسے معلوم تھا یہ لوگ اس کے ماں باپ نہیں، اس کے نخرے اٹھانے والا باپ تو برسوں پہلے مٹی تلے جا سویا ہے۔ شروع میں احساس کمتری نے گھیرے رکھا، لیکن وقت نے سکھا دیا کہ تایا چچا کبھی باپ نہیں ہو سکتے، اور جب یہ بات دل میں اتر جائے کہ تم یتیم ہو تو نادانی سے سمجھداری تک کا سفر خاموشی طویل اور اذیت ناک ہوتا ہے، لیکن گزر ہی جاتا ہے، بس پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر باقی کمی تائی اور چاچی کی زبان پوری کر دیتی تھی۔ آج بھی وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب تائی اور چاچی اس کے پاس آئی، دونوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ ایسی کون سی خوبصورتی ٹپک رہی ہے جو وہ ڈاکو مر مٹا ہے؟ تائی نے تانے مارنے شروع کیے تو چاچی بھی ساتھ جڑ کر کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، بس کوری چمڑی ہی ہے، اس پر مرتا ہوگا، چاچی نے بھی تائید کی۔ توام کا دل میں ایک گہری کھائی تھی، لیکن ان الفاظ نے اس کے دنیا میں ایک اور دکھ کا اضافہ کیا تھا۔ اس نے سر جھکایا اور کام میں مصروف ہو گئی، جیسے یہ سب کچھ سن کر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ دیکھو حمیدہ، مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہماری لڑکی کی بھی ہے۔ ایسا بھی کیا سحر ہے اس میں؟ وہ ڈاکو اس پر مر مٹا، کچھ نہ کچھ تو اس کا نے بھی کیا ہی ہوگا۔ وہ ناشتے کی ٹرے تھامے کچن کے دروازے سے نکلی ہی تھی کہ تائی جمیلہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جمیلہ تائی کے الفاظ ہمیشہ سے تلخ ہوتے تھے، لیکن چاچی حمیدہ ان کی باتوں پر خوب مزہ لیتی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے قدموں میں ضبط لپیٹ کر آگے بڑھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پچھلے 3 سالوں میں یہ تیسری بار ہوا تھا جب اس کی ذات پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ آنے والے 6-7 مہینے یوں ہی گزرتے تھے، الزام سہنے پڑتے اور چپ رہنا پڑتا تھا۔ آنسو پلکوں پر رس رہے تھے، مگر وہ انہیں بہنے نہیں دیتی تھی۔ آہستہ سے بیٹھک کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی، سامنے رکھی لکڑی کے میز پر ٹرے رکھ دی۔ تایا جو گردن کے درد سے نڈال تھے، صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ چاچا بھی ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلے تھے اور وہیں آ گئے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے بیٹھک ہی ان کا بسیرا بنی ہوئی تھی۔ گردن پر چوٹ کی وجہ سے ملنے والے آ جا رہے تھے، تمبرداری چل رہی تھی، مہمان آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کمرے میں خود مت آیا کرو، چاچی یا تائی کو بھیج دیا کرو، ابھی جان لڑکے اٹھ کر گئے ہیں اور تم چلی آئی ٹرے لے کر۔ جب گھر میں کوئی آیا ہو تو بیٹھک کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی مصیبت سب پر سوار ہے، اس سے نبٹ لوں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ چاچا کے الفاظ سخت تھے، مگر مطلب وہ خوب سمجھ رہی تھی کہ غیر مردوں کے سامنے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ پہلے ہی ایک بدنما داغ کی صورت لگی ہوئی تھی۔
چاچی اور تائی کچن میں مصروف تھی، اس لیے میں آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹھک میں کوئی مہمان بیٹھے ہیں، میں تو صرف آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اس نے نگاہ جھکا کر جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں تائی اور چاچی ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی، اسے وہاں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ چپ چاپ باہر جا کر جھاڑو اٹھایا اور صحن میں صاف کرنے لگی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ ناشتہ تب کرے گی جب یہ دونوں اپنے کمرے میں جا چکی ہوں گی۔ ویسے بھی یہاں کون تھا جو اس کی پرواہ ہوتا، وقت پر کھائے نہ کھائے، دیر سے کھائے یا نہ بالکل بھی نہ کھائے۔ یہ کوئی اس کی ماں تو نہیں تھی جو اس کی بھوک سے بے قرار ہو جاتی، تب تک نوالا نہ ہوتی جب تک بیٹی نہ کھا لے۔ کبھی کبھی تو اسے صفا رباب اور سمیرہ روشین کی قسمت پر رشک آتا تھا۔ ایک طرف باپ تھے جو اپنی بیٹیوں پر جان نچھاور کرتے تھے، اور دوسری طرف مائیں جن کے لہجے میں ہمیشہ محبت اور شفقت اور فکر گھلی رہتی تھی۔ اگر کبھی ان کی بیٹیوں نے کھانا نہیں کھایا تو مائیں بے چین ہو جاتی، اور اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو پوری دنیا الٹ دی جاتی ان کی خواہش پوری کرنے کو۔ اور وہ بس ایک یتیم جس کے حق میں کبھی کسی نے سوچنے کی زحمت نہ کی تھی۔ یتیمی کا درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزرا ہو۔ وہ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں سے گزرتا ہوا سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جس نے اس کے جسم کو پوری طرح سے بھگو دیا تھا۔ اس کا گھوڑا شیر دل جو زندگی کے ہر قدم میں ہر سفر میں اس کا ساتھی تھا، وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا۔ یقیناً وہ بھی بارش کو مکمل لطف لے رہا تھا۔ دلدار کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، جیسے دل کی گہرائیوں میں کچھ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ کس جانب سفر کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ گھوڑے کو کھینچا اور اس کی نظر سامنے بڑھتی ہوئی دوام پر جا کر رکی تھی۔ ہاں وہ دوام ہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بے قراری سی ابھری تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ سفید رنگ کے پاؤں کو چھوتی ہوئی فراق میں ملبوس تھی، اور اس کے لمبے گھنے بال بارش میں بھیگتے ہوئے اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ایک پری لگ رہی تھی جو پہاڑوں کے درمیان میں کہیں پھولوں کی طرح کھلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، اور اس مسکراہٹ میں ایک انوکھا سا سکون، ایک دل کو لبھانے والی خوبصورتی تھی۔ دلدار کی نظریں دوام سے ہٹ نہیں رہی تھی، جیسے وہ بار بار اپنی نظر اس پر ڈال کر اس کی موجودگی کو اپنے دل میں سمو رہا ہو۔ وہ جتنا بھی اپنے جذبات کو روکنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ میرا سونا مکھڑا سردار صدقے، دلدار صدقے، ایسے نظارے پیش کرو گی تو دل سے تو پہلے ہی تھارا ہوں، اب میں جان سے بھی جاؤں گا، دلدار نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کے الفاظ میں ایک گہرا جذبہ چھپا ہوا تھا۔ تو عام کی طرف سے بڑھتے ہوئے اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کچھ خاص پانے والا ہو۔ دلدار آہستہ آہستہ گھوڑے سے اترا اور خاموشی سے دوام کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دوام کے قریب پہنچا، اس نے دوام کا بازو تھام لیا۔ وہ جو گول گول گھوم رہی تھی اسے دیکھ کر کھلکھلائی، اس کا لمس جیسے آہستہ سے دوام کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہو۔ پھر ایک لمحے میں وہ دوام کو اپنے قریب کھینچ کر اس کی گردن پر بے قابو ہو کر اپنا جان لیوا خواہش سے بھرپور لبوں کا لمس دے رہا تھا۔ دل اس کی مونچھوں کی جبن پر دوام کے لبوں سے ہلکی سی سسکاری نکلی تھی۔ میرا سجن سونا، وہ اس کی سسکائی کو اپنے لبوں سے چن گیا اور پھر نرمی سے اس کی گلابی لبوں پر اپنی بے قراری کو چھوڑنے لگا۔ دوام کی آنکھوں میں ایک جھچک اور مسکراہٹ تھی، وہ بے حد خوبصورت دکھ رہی تھی، جیسے کوئی معصوم سی گڑیا ہو جس نے ابھی تک محبت کی حقیقت کو نہ سمجھا ہو۔ دلدار نے اپنی گرفت مضبوط کی اور دوام کے جسم کو اپنے اندر سموتے ہوئے اس کے نرم و نازک جسم کو اپنی طاقت سے جگڑ لیا۔ دلدار کا دل جیسے دوام کی موجودگی میں تھم سا گیا تھا، لیکن اس کی بے چینی اور اس کی بے قراری جیسے آہستہ آہستہ اس کی روح میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لبوں کی بےتابیاں اس کے وجود پر بھی بکھرنے لگا، تو احساس ہوا کہ وہ نرم سا سراپا اس کی باہوں میں جگڑتا جا رہا ہے، لیکن وہ چاہنے کے باوجود اپنی گرفت کو کمزور نہیں کر سکا تھا۔ جسے گرفت چھوڑتے ہی وہ چھوٹ جائے گی اس کے ہاتھوں سے۔ وہ دلدار کی محبت تھی، لیکن اسے یہ بھی تو سمجھنا تھا کہ دلدار کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک طوفان تھا، اور طوفان کا سامنا تو دوام کو کرنا ہی تھا، مرضی سے یا مجبوری سے۔ یہ طوفان تو اس نے تعمر اپنے نازک وجود پر سہنا تھا۔ دلدار کے لبوں کی بے باک گستاخیاں عروج پر تھی، تو عام کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دلدار کے حصار میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جسم کی ہر نس میں ایک نیا احساس جاگ اٹھا تھا۔ دلدار کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ تو عام کو میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کی دل کی دھڑکن یہی بتا رہی تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی میں سب سے حسین لمحہ بننے جا رہا ہے۔ اس دوران دلدار نے دوام کا دوپٹہ جو گردن سے نکل کر زمین کی طرف گرا رہا تھا اٹھا کر اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے اپنے قبضیت قدیم کرتے ہوئے خود سے جوڑ لیا۔ اس کی یہ حرکت دوام کی دل کی دھڑکن کو اور تیز کر گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بے قابو ہو کر دلدار کے سینے میں سمٹ گئی۔ دلدار نے اسے اس قدر محبت اور شدت سے تھام رکھا تھا کہ وہ اس کی بازو کی قیدی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرے گا۔ میرا سونا مکھڑا، میرا دلدار جانیا، میرا قرار جانیا، تمہیں پانے کی چاہ نہ ہوتی تو دلدار کو زندگی سے کوئی سرکار نہیں تھا۔ دلدار کے لبوں سے الفاظ نکلے تھے، اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے دوام کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ایک بے حد خاموش لمحہ تھا جس میں دلدار کی بے تابی محبت اور جذبات کی شدت واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔
وہ اس کی دھڑکنوں میں شامل ہوتا اپنے رہتے لمس کو اس کی سانسوں میں شامل کر رہا تھا۔ تو عام کی مسکراہٹ میں ایک سکون تھا جسے وہ مکمل طور پر دلدار کے حصار میں آ چکی ہو۔ وہ بار بار اس کے لبوں کو چومتا اس کی مٹھاس کو محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ ایسی پیاس تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے رگ رگ میں اپنا عشق اتار دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک کسی کی آواز نے اس کی بے تکلف لمحے کو توڑ دیا۔ دلدار کی آنکھیں چٹکی سے کھل گئی۔ وہ فوراً سامنے کی طرف دیکھنے لگا جہاں اس کا بچپن کا دوست بالا کھڑا تھا۔ ہوتیا کیا چلا جاتا تیرا، اگر یہ منحوس شکل مجھے آدھے گھنٹے بعد دکھا دیتا۔ کوئی نئی صورت تو تھی نہیں جو آج ہی دیکھنی ضروری تھی، وہی منحوس شکل ہے جو پچھلے 24-25 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ سردار غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا، جسے اس کے خوف کا قتل بالا نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہو۔ اس کا حسین مکھڑا، اس کا سونا ماہی، اس کا سجن ساہی اس سے دور ہو چکا تھا، اور وہ وسوسے میں ڈوبا بستر پر بیٹھا نیچے جھاڑو لگاتے بالے کو تک رہا تھا۔ سردار، اگر تو پہلے بتا دیتا کہ تو بھابھی کو خواب میں دیکھنے والا ہے تو میں صفائی تھوڑی دیر بعد کر لیتا۔ اگر تو نے بتایا ہی نہیں اور مجھے یہ کام ختم کر کے تیرے کپڑے بھی دھونے ہیں۔ بالا نے کندھے اچکاتے ہوئے جیسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھورنا بند کرو مجھے، میں نے نقصان سے بچایا ہے تمہیں۔ نقصان؟ سردار نے اس سے گھورا۔ ہاں تو میرا کیا جاتا، تو زیادہ خوف دیکھ لیتا تو جذبات میں بہہ جاتا، زیادہ پیار سہ نہیں پاتا تو پھر کوارا رہ نہیں پاتا تو اللہ نے تو مجھے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے تیرے کمرے کی صفائی کرنے، اور وہ بھی بہت کچھ کہنے والا تھا جب سردار نے اس کی بکواس کو وہیں ختم کر دیا اور قریب پر تکیا زور سے اس کے منہ پر دے مارا۔ بالا نے تکیا کیچ کر کے پیچھے پھینکا اور گہری سوچ میں بول پڑا، ویسے سردار میں یہ سوچ رہا تھا کہ روز روز بھابھی کے تائی کو بجانے سے بہتر ہے کہ اصل بھابھی کو ہی لے آئے۔ تم بھی 27 سے اوپر کے ہو چکے ہو اور بھابھی بھی 18 کراس کر چکی ہے، اب اس سے بہتر وقت اور کیا ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر گنتی کرنے لگا، پھر رکا۔ دیکھو سردار، مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، تمہارے کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، پہننے اوڑھنے کی۔ تمہارے چکر میں نے آج تک کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سوچا کہ جب تک بڑا بھائی کنوارا ہے میں کیسے کنوارا میں بھی کنوارا رہوں گا، لیکن بھائی کب تک؟ وہ ڈرمائی انداز میں سردار کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ اب یا تو تم شادی کر لو یا پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لوں۔ نیا سال آنے سے پہلے یا تو اپنے بچے گود میں لے لوں یا تیرے۔ ویسے بھی جب بھابھی آئے گی تو کم سے کم کھانے کو کچھ اچھا ملے گا، اور مجھے روز روز تیرے کپڑے دھونے یا کمرہ صاف کرنے کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ وہ جھاڑو کو ایک طرف رکھ کر زمین پر الٹی پلٹی مار کر بیٹھ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ سردار نے اسے گھورا جیسے ابھی زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ میری چھوٹی سی جان، میرا سونا سا سجن، وہ میری سانسوں کی ڈور، تیرے لیے وہ کھانا بنائے گی، وہ میری شہزادی بن کر یہاں آئے گی۔ بے غیرت انسان، اس سے کام کروانے کا سوچتے ہوئے بھی تجھے شرم نہیں آئی؟ دوسرا تکیہ بھی پوری طاقت سے اس کے منہ پر مار کر سردار واپس بستر پر لیٹا۔ اس کے چہرے پر نرمی چھا گئی تھی، آنکھیں چھت کو گھورنے لگی اور آواز دھیمی ہو گئی۔ وہ میرے دل کا ٹکڑا بن کر یہاں راج کرے گی، میرا سونا سجن، وہ میری دھڑکن ہے، وہ تو راج کرے گی یہاں آ کر۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سمٹ آئی تھی۔ یعنی مطلب یہ کہ تمہاری شادی کے بعد بھی سارا کام میں نے ہی کرنا ہے؟ بالا جیسے صدمے میں تھا۔ پھر تو بھائی تمہارا کنوارا ہی مرنا بہتر ہے۔ بالا نے سر کھجایا اور منہ بنایا۔ تیری تو کنوارا تو مرے گا کھوتیا، تیری شادی قیامت تک نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کچھ اٹھا کر اسے پیٹنے کے ہی لگا تھا کہ بالا فوراً پھرتی سے دروازے سے باہر آتا نیچے کی طرف کود گیا، جبکہ وہ ایک نظر نیچے دیکھتا دوبارہ اپنے بیڈ کی طرف آنے لگا، لیکن اب نیند تو آنے نہیں تھی۔ خوف ٹوٹ چکا تھا اور حسین خوف کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ باہیں بے قرار تھی اس نزاکت کو اصل میں محسوس کرنے کے لیے۔ میرا سونا مکھڑا، کھوتا ٹھیک ہی کہتا ہے، روز روز تمہیں خوف میں دیکھنے سے بہتر ہے کہ تمہیں یہاں لے آؤں۔ کم سے کم خوف ٹوٹنے کا افسوس تو نہیں ہوگا۔ آدھی میٹنگ خوف میں تو آدھی جاگ کر لوں گا۔ حسرت تو تمہیں چومنے کی ہی ہے، کیسے بھی پوری ہو۔ اس سردار کو اپنی سردانی کی کمی ہے جو صرف تمہارے آنے سے پوری ہوگی۔ وہ گہرا سانس لے کر واپس لیٹ گیا۔ اس کمرے میں سوائے بالا کے اور کوئی نہیں آتا تھا اور نہ ہی کسی کو آنے کی اجازت تھی۔ وہ اپنے سے جڑے سارے کام بالا سے ہی کرواتا تھا۔ بالا سے زیادہ اعتبار سے کسی پر نہیں تھا۔ باہر کا سورج آگ برسا جا رہا تھا اور زمین تب کا تندور بن چکی تھی۔ ایسی جلسا دینے والی گرمی میں دوام شہر میں بیٹھی دھوپ کے بیچ اپنے کپڑے دھو رہی تھی۔ یہ پانی ختم کرنا تھا، پھر شام کو نیا پانی بھرنا تھا۔ ماتھے پر پسینہ تھا مگر چہرے پر وہی خاموشی، وہی نرمی جسے اپنی گرمی نے چھوا ہی نہیں ہو۔ ٹپ میں جھکے اس کے نازک ہاتھ لال ہو چکے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر بھی سرخی تھی، لیکن پھر بھی نرمی سے جھاگ نکال کر ایک کپڑا دھو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا لوہے کا سٹول پڑا تھا جس پر ایک پرانا جگ رکھا تھا جس میں آدھا گلاس پانی بھی نہ تھا۔ اتنے میں اندر سے رباب کی آواز آئی، دوام سن تو ذرا۔ دوام نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ رباب ہاتھ میں دوپٹہ پکڑے بالوں میں کنگھی کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں جلجلاہٹ تھی۔ میرے ساتھ چلنا، درزانی کے گھر جانا ہے، کب سے کہہ رہی ہوں، پر تو کبھی برتن، کبھی جھاڑو، کبھی کپڑے دھونا۔ سوٹ لے کر 1 مہینہ ہو گیا ہے اس نے ابھی تک سلائی مکمل نہیں کی۔ شام مجھے وہ سوٹ چاہیے، سہیلی کی مہندی ہے اور میں نے وہی پہننا ہے۔ رباب نے ناک چڑھاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جی باجی بس یہ آخری دھو لوں، پھر چلتے ہیں رباب، میں دیر نہیں کروں گی، ابھی 10 بجے ہیں، 11 تک میں سارا کام ختم کر لوں گی۔ تو ہم نے دھیرے سے آنکھیں جھکائی اور کپڑا نچوڑتے ہوئے بولی،
रुबाब ने आंखें घुमाई। तू अपनी जिंदगी में कभी भी जल्दी नहीं करती, 11 तक धूप तपने लगेगी, जलसा कर रख देगी तुझे, जलसा कर रख देगी। पिछली 2 गलियों में जाते जाते तुझ पर तो धूप भी असर नहीं करती, लेकिन मैं खुद को नहीं जला सकती। और सुन, वो नीली चादर ना पहनना प्लीज, मुझे शर्म आती है तेरे साथ चलकर। इतनी गर्मी में तू वो टेंट जैसे कपड़े लपेट लेती है, अजीब है तू भी। वही आरामदाह लगता है मुझे। दुआम ने हफीफ मुस्सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आरामदाह? गर्मी में मैं कबाब बन जाती हूँ तेरे साथ चलकर। दुआब बड़बड़ाती हुई पलटने ही लगी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा दरक से खुला और चाची नवादार हुई। छोरी, छोरी कितने जा रही है? उनकी आंखों में गुस्सा और लहजे में कहती थी। तेरे ताई ने साफ कहा है, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। और तू भी सुन ले, किसी ने भी इस दहलीज को पार किया ना तो सारे दिन की छुट्टी कर दूंगी। जो भी काम होगा शाम को तेरे तया अब्बा करके आ जाएंगे। वैसे भी पिछले दिनों जो कुछ हुआ है वो नहीं चाहते कि गांव में बातें बने या बात बाहर निकले। चाची, हम कहीं दूर नहीं जा रहे, बस दरजानी के घर, वो भी 2 गलियां छोड़कर। रूबा बाजी की सहेली की शादी है और कपड़े लेने हैं सिर्फ। आज मेहंदी है और बाजी ने वही जोड़ा पहनना है। चुप कर, साढ़े इलाके विच लड़कियां यूं गलियां नहीं बनाती। जो बोली समझ आई, जा जाकर अपना काम खत्म कर। और तू भी अंदर जा, उन्होंने दोनों को डांट दिया जबकि रूबा पैर पटकते हुए कमरे में जाने लगी। इरादा तो आज किसी भी हालत में कपड़ा लेकर आने का ही था। वैसे भी चाची का क्या था, मजीद 1 घंटे में उन्होंने गहरी नींद में उतर जाना था। इसकी बहनें या चाचियां सॉरी इसकी बहनें या चाची की बेटियां ऐसी धूप में कमरे से नहीं निकलती थी। घर से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके पास दुआम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये चाकुड़ो था, सिंध के रेगिस्तानी इलाके में बसा गांव, जहां गर्मी का नाम नहीं कहर होता था। यहाँ के कच्चे पक्के घर, मिट्टी की दीवारें, खाली सड़कें और पानी के लिए मीलों का सफर। लोग कभी सैराकी बोलते थे, अब जुबान बदल चुकी थी। सराइकी जुबान अब उर्दू में बदल चुकी थी। लोग अपनी बातें समझने के लिए उर्दू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लहजे में मिट्टी की महक अब भी थी। यहाँ जिंदगी की सहूलतें मौजूद न थी और फिर डाकू का खौफ हर लम्हे बना रहता था। कहने को इस गांव के इसके पास के गांव में कम ही डकैतियां होती थी, बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाले जाते थे, लेकिन फिर भी खौफ तो था कि अभी किसी गांव के नुक्कड़ पर लाश मिलती तो कभी किसी डकैती की खबर पर डाकू के वहशाना रवैये आते। इस इलाके में 8 सालों से डाकू का खौफ बना हुआ था और आज तक पुलिस इनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाई थी। पुलिस स्टेशन के कमरे में 4 कुर्सियां थी और पंखा जोर जोर से घूम रहा था, जैसे खुद भी गर्मी से बिलबिला रहा हो। कमरे में बैठे सिपाही यूनिफॉर्म में थे, मगर बातों में वही बाज़ारो अंदाज, कह के चाय के घूंट और मोबाइल पर वीडियोस। ओए, तूने सुना, कहते हैं दिलदार यलकार के ऊपर 50 लाख का इनाम रख दिया है हुकूमत ने। सबके चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई, मगर अगले ही लम्हे वो चमक खौफ के साए में बदल गई। 50 लाख तो ठीक है, पर जिंदा बचकर आना भी तो है ना, वो भी यलकार के इलाके से। दूसरे ने कहका लगाते हुए कहा। इधर के बाहर भी डाकू के काबू में है, वहां पर वहां पर वहां तो पर भी नहीं मार सकता, कोने में बैठे एक नौजवान सब इंस्पेक्टर ने हल्की आवाज में कहा। रेगिस्तान की वो पथरीली पहाड़ियां, वहां तो दिन के उजाले में भी बंदा गुजरने से डरता है, क्या पता कब कौन सी चट्टान के पीछे से गोली आ जाए। लोग कहते हैं सरदार यलकार के बंदे जमीन में नहीं पहाड़ों में पैदा होते हैं, बंदूकें उनका जेवर है और लूट मार इनका पेशा। पर इस सिपाही ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। साहब, ऊपर से हुक्म आया है, टीम बनानी है, सरदार यलकार के इलाके में सर्वे के लिए जाना है। कमरे में जैसे खामोशी छा गई, सबके चेहरे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने मौत की दस्तक सुना दी हो। कौन जाएगा? इंस्पेक्टर ने धीरे लहजे में पूछा। सब नजरें चुरा गए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहाड़ों के इस पार कदम रख सके। वो जगह जहाँ हर राह पर गोली चलती थी, जहाँ हर साए में खतरा था, जहाँ सरदार यलगार का राज था। 50 लाख का इनाम है साहब, बस पकड़ ले इस यलगार को, रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी बादशाहों जैसी गुजरेगी। और भाई, सिर्फ 50 लाख ही नहीं, सरकार अलग से इनाम भी देगी, और ऊपर से इज्जत, मीडिया, मेडल और फिर शायद तबादला। शहर में हवलदार रशीद की आंखों में चमक थी। बात तो ठीक है, शबीर ने सिगरेट सलकाते हुए कहा, लेकिन मसला यह है कि बंदा कोई आम मुजरम थोड़ी है, सरदार यलगार है। उसके कबीले तक पहुंचना भी मौत को दावत देने के बराबर है। वो पथरीले पहाड़, वो सन्नाटे, वहां तो चरिंद परिंद भी डरते हैं। लोग तो इन पहाड़ों के करीब से भी नहीं गुजरते। हर हफ्ते कोई ना कोई वारदात, अगवा, कत्ल, लूट मार और फिर इसकी वहशतनाक आवाज हड्डियों तक को जमा देती है। हाँ, लेकिन खतरा जितना बड़ा है, इनाम भी तो उतना ही बड़ा होता है। इंस्पेक्टर कासिम ने अपनी कुर्सी से झुकते हुए कहा। हमें इस तक पहुंचना है, मगर सीधा हमला नहीं। हमें कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज जो जिसे इंसान बनाए, राक्षस नहीं। लेकिन सर, इसकी कोई तो हिस्ट्री ही नहीं। पुलिस रिकॉर्ड में 0 एंट्री है। उसका चेहरा तक किसी ने नहीं देखा। अकरम ने उलझन बड़े लहजे में कहा। कासिम ने नजर दीवार पर टंगे नक्शे पर जमाई। तभी तो हमें पहाड़ों में जाना पड़ेगा। इन पहाड़ों के पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो अभी तक छुपा हुआ है। सरदार की कहानी वहां कहीं दफन है। रशीद ने
सर हिलाया और उसी में इसकी कमजोरी छुपी होगी। हम 5 लोग हैं, प्लान बनाते हैं, पहले 2 लोग भेजे जाएंगे जो एक आम मुसाफिर के रूप में इन पहाड़ी इलाकों के करीब जाकर मालूमात निकालें। कोई लोकल बंदा जो वहां से भी बच के निकला हो, जो वहां से कभी बच के निकला हो या वहां रहता हो, इनसे कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। और बाकी 3, अकरम ने पूछा। हम यहाँ बैठकर निगरानी करेंगे, गांव के पुराने केसेस निकालेंगे, शायद इस कबीले में हम यहाँ बैठकर निगरानी करेंगे, गांव के पुराने केसेस निकालेंगे, शायद इस कबीले से जुड़े किसी पुराने वाकये में वो राज छुपा हो। कत्ल, जमीन, बतला और कुछ तो होगा जिसने सरदार को यलगार बना दिया। शबीर ने सर हिलाया। जैसे ही कमजोरी हाथ लगेगी वो हमारा होगा और 50 लाख भी। कमरे में मौजूद सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नजरें एक जैसी थी, लालच से भरी हुई। कमरे का माहौल बोझल हो चुका था। बाहर रात का अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था और इन्हीं सन्नाटों में दिलदार यलगार अपनी सल्तनत संभाले बैठा था, बेखबर। और अंदर इधर चंद मामूली वर्दी वाले इसके खिलाफ चाल चल चुके हैं। धूप अपने अरूज पर थी, मगर पहाड़ों के पीछे छुपा वो चश्मा ठंडे सांसों की तरह बह रहा था। गहरे सबज दरख्तों के दरमियान खड़ा वो गोरा भी यूं लग रहा था जैसे फितरत की गोद में सस्ता रहा हो। मगर इन सब के बीच अगर कोई मंजर सांस रोकने पर मजबूर कर रहा था तो वो शख्स था जो चश्मे के किनारे झुका अपने घोड़े की गर्दन पर पानी डाल रहा था। चमकती धूप इसके सियाह रंग के बालों पर पड़ रही थी, इन्हें और तेज कर देती थी। चोरी पशानी, तेज नाक, कटे हुए जबड़े और नीचे को खींची हुई आंखें। ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने गुस्से को मुजस्समा करके एक इंसान का रूप दे दिया हो। 6 फुट से निकलता हुआ काट, चौड़ा सीना, फौलादी बाजू और काले रंग का वो सादा सा कुर्ता जिसकी आस्तीनें बाजू तक चढ़ी हुई थी, हर चीज इसकी वहशी रौब का ऐलान कर रही थी। वो सरदार यलगार था, रेगिस्तानी पहाड़ों पर राज करने वाला सरदार, जो सिर्फ निकाब में दिखाई देता था, जिसकी आवाज सुनते ही बड़े बड़े नौजवानों के हाथ कांपने लगते थे। सरदार, खबर लाया हूँ, बड़ी कोठी के सेठ के पास मदरसे की ज़कात की 80 लाख के करीब रकम आई है। वो जल्दी जल्दी बताने लगा। दिलदार ने हाथ रोका, ना घोड़े को पानी डाला, ना जुमरू की तरफ देखा। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हे के लिए वो खड़ा हुआ, आंखें बंद की, फिर धीरे से मगर ऐसे लहजे में बोला जैसे लफ्ज भी खौफ खा रहे हों। जा जुमरू, जाकर सबको बता दे, आज रात बड़ी डकैती पर जाना है। जुमरू ठकठका गया। एक पल को कुछ कहने की कोशिश की, मगर दिलदार की आंखें इस पर टिक गई। बस हुक्म सुन, सवाल ना कर, याद रख तू सिर्फ खबरी है। जुमरू ने गर्दन झुका ली। दिलदार ने वापस घोड़े की रेन थामी। लोग समझते हैं हमें सिर्फ पैसा चाहिए, इन्हें क्या खबर, हम इंसाफ लूटते हैं। वो शेरदिल से बातें करने लगा। निगाहें नीले शफाफ पानी पर हर जमी हुई थी। रेगिस्तानी हवा में बारूद की बू गुलने लगी थी। पहाड़ों के साए जैसे सहमे सहमे जमीन पर लटे हुए थे। और इस गरीब जुमरू के ऐलान के बाद दिलदार यलगार के खौफनाक सवार अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए थे। घोड़े खनखनाए और जमीन थरथराई और पथरीले पहाड़ों के गूंज ने गांव वालों को जैसे लर्जा दिया। सब जानते थे जब यलगार के सवार निकलते हैं तो किसी चिराग की नहीं जलती, सिर्फ राख बुझती है। किसी के चिराग नहीं जलती, सिर्फ राख बुझती है। सरदार दिलदार यलगार अपने सियाह लिबास, चमकते बूट और फौलादी नजर के साथ सबसे आगे था। इसका घोड़ा दूसरे से कहीं बड़ा, चमकीला और वहशी था, जैसे इसका गुरूर खुद इसके मालिक का अक्स हो। निकाब के पीछे इसकी आंखें मौत बांटने को तैयार थी। पहाड़ों से निकलते वक्त दिलदार ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा। शायद कोई हिसाब आज की रात मुकम्मल होना था। साए लंबे हो चुके थे। वो बोला, आवाज में यूं गूंज थी जैसे खुद वक्त ने रुक कर सुना हो। आज की रात इन लोगों पर मौत की चादर डालनी है। कोठी का हर दर, हर दीवार गवाह बनेगा कि दिलदार यलगार अपने वायदे पर कायम है। जुमरू, बाला, नूरा, साबर और बाकी सबके सब सरदार के पीछे थे। आंखों में शोले, हाथों में बंदूकें और सीनों में वो वहशत जो बरसों में बनती है। रेगिस्तानी जमीन पर घोड़ों की टापों ने शोर बर्पा कर दिया। गांव की तरफ जाती हर गली, हर राह, हर दरख्त खामोशी से इनका गुजर देख रहा था, जैसे सब कुछ सांसें रोके बैठा हो। बड़ी कोठी अब दूर से दिखाई दे रही थी। दिलदार के चेहरे पर एक हफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। शिकार कैद में है, शिकारी निकल चुके हैं। आज की रात खामोश ना होगी, आज की रात कहानी लिखी जाएगी सेठ के खून से। दिन की तेज धूप जैसे सहरा पर खंजर की दार बनकर बरस रही थी। लेकिन इससे ज्यादा कराहत और सन्नाटा जो गांव पर छाया हुआ था, ना किसी के दर से हांडी की खनक सुनाई दे रही थी, न ही किसी छत से बच्चों की हंसी, बस हवा का एक सूखा सा झोंका और इसमें छुपी बेनाम सी दहशत। रुबाब दुआम का हाथ थमे गली के मोड़ पर नजरें दौड़ाती जा रही थी। दर्जन से कलामी ने इसका मिजाज को वैसे ही बिगाड़ दिया था और अब गांव की ये गैर फितरी खामोशी इसके दिल में हल्का हल्का खौफ उड़लने लगी थी।
پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر کھڑکی کے پیچھے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، اس نے ہولے سے کہا، لیکن خود اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ اس کے اپنے دل کی دھڑکن سے بھی دھیمے نکلے ہیں۔ تو ہم بالکل خاموش تھی، اپنی عمر سے بڑی چادر میں لپٹی وہ رباب کے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی سایہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سوال تھے اور کچھ وہم۔ رباب کا دوپٹہ ہوا میں ہلکے سے اڑا، اس نے جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنی پیشانی پر جماتے ہوئے آگے دیکھا۔ گلی کا اگلا موڑ جو ہمیشہ زندگی سے لبریز رہتا تھا آج ویران تھا۔ کہتے تھے جب سردار یلغار پہاڑوں سے نکلتا ہے تو زمین کی سانسیں رک جاتی ہیں، یہ وہی لمحہ تھا۔ دور سے آتی گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن فضا کی گھٹن بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ رباب کی پیشانی پر پسینے نہ دھوپ سے تھا نہ دوپٹے کے نیچے کی گرمی سے، یہ پسینے کا خوف تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا۔ اس نے دوام کا ہاتھ اور سختی سے پکڑ لیا۔ چلو تیز چلو، اس کی آواز میں کپکاہٹ تھی اور قدموں میں بے چینی۔ پہاڑوں کی طرف سے آنے والی ہوا میں گرد نہیں تھی، خبردار کرنے والی ہلکی سی گرج تھی۔ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ دن کی روشنی میں صرف رستے ناپے جا رہے ہیں، شکار تو رات میں ہوگا۔ کیا ہوا باجی، خیریت تو ہے؟ وہ تیزی سے رباب کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ رباب نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا اور پھر دمام کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ پتہ نہیں، مگر دوپہر میں ایسے سناٹے کبھی نہیں ہوتے۔ سنا ہے جب پتھریلے پہاڑوں پر بسیرا کرنے والے ڈاکو نکلتے ہیں تو گاؤں کی ہوا بھی اس طرح خوف سے رک جاتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے نہیں، اب تقریباً بھاگتے ہوئے قدموں سے گلیوں میں آگے بڑھ رہی تھی۔ چلو جلدی چلو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس طرف کا راستہ لے لیں، ہمیں کسی طرح گھر پہنچنا ہے۔ تو ہم جو پہلے تو کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، ڈاکو کا نام سن کر خوف سے لرز گئی۔ رباب کے برابر بھاگتے ہوئے اس نے آنکھوں میں پھیلتا ہوا ڈر چھپانے کی کوشش کی، لیکن رباب کو اس کی گرفت میں آتے لرزتے ہاتھ نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ دونوں عام طور پر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس گاؤں میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جس کا نام لیتے ہوئے لوگ اپنی زبان کو تھام لیتے ہیں۔ وہ تھا سردار یلغار، پتھریلے پہاڑوں کا سردار۔ وہ ظالم تھا، بے رحم، شفاق اور ہونہار۔ پولیس اس کے سامنے محض کاغذی ادارہ تھی، قانون، انصاف، سزا، یہ سب الفاظ اس کے لیے بے معنی تھے۔ آئے دن گاؤں کے ارد گرد سے لاشیں ملتی تھی، کبھی کسی کھیت میں، کبھی کسی ندی کے کنارے، اور بدقسمتی یہ تھی کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، مگر کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کی لاشیں گراتا ہے اور پھر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، خود کو دعاؤں کا عاشق کہتا ہے، لیکن اس کی دعاؤں میں خون کی بو آتی ہے۔ اور ان سب کے بیچ ایک اور سایہ بھی تھا، ایک ایسا وجود جس کے نام سے اب تک سب انجان تھے۔ وہ 3 سال پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا، خاموشی سے، پر ایک ایسی دھار کے ساتھ جس نے اس کے اندر نفرت، بے چینی اور انجانا خوف بھر دیا تھا۔ اس نے کبھی اس شخص کا نام نہیں جاننا چاہا بھی نہیں، مگر اس کی سبز آنکھیں آج بھی اس کے دل میں خوف کی دہکتی چنگاری کی طرح موجود تھی۔ وہ بھی انہی میں سے تھا، شاید ڈاکو سردار، سب سے خطرناک۔ تو ہم کے کانوں میں جیسے ہی گوروں کی تیز ٹاپوں کی آواز پر اس کی روح تک دہل گئی۔ قدم تیز کر دیے، آنکھیں وحشت سے سڑک کے دونوں طرف بھاگتی گلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاؤں جیسے مر چکا تھا، نہ کوئی پرندہ پر مار رہا تھا، نہ ہی کسی کھڑکی سے کوئی سانس کی آہٹ آ رہی تھی۔ پورے گاؤں میں جیسے وحشت کا پہرا بٹھا دیا گیا ہو۔ ان کا گھر سامنے والی گلی چھوڑ کر تھا، مگر وہی گلی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ سن دمام، رباب نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچا، سانس بھی روک لے، ان لوگوں کو تیری آہٹ بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ رباب خود کو ایک کونے میں دبک گئی۔ میں یہاں چھپتی ہوں، تو وہاں جا، جب تک یہ گزر نہ جائے سامنے مت آنا۔ اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ سنا ہے یہ لوگ عورتوں کو لوٹنے میں بھی لمحہ نہیں لگاتے۔ رباب کی آواز کب گواہی تھی، آنکھوں میں لرزتی پشمانی کے ساتھ کانوں میں پڑی۔ آج سمجھ آیا باہر نکلنا کتنی بڑی غلطی تھی۔ دوام نے گردن گھما کر دور سے آتی گرد کو دیکھا، گوروں کی سنبھلی ہوئی رفتار، سینوں کی جھنکار، اور ان میں سے شاید وہ سبز آنکھوں میں والا بھی ہو سکتا تھا۔ رباب کی باتیں سن کر دوام کی ہڈیاں بھی کم آ گئی۔ وقت کم تھا، رستے بند تھے، اور چھپنے میں صرف وہی دو نہیں تھی، پورے گاؤں کی دروازے، کھڑکیاں، آنکھیں آج خاموش تماشائی تھی، کیونکہ موت ڈاکوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہی تھی۔ گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تیز ہو گئی تھی، اور پھر ایک دم سے وہ سامنے آ گیا۔ 20 سے 22 گھوڑوں پر سوار کالے لباس میں ملبوس ڈاکو، جن کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی آواز کے ساتھ پورا گاؤں جیسے سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوئے تو ان کی موجودگی نے پورے ماحول کو اور بھی زیادہ بھاری اور سنگین بنا دیا۔ ہر قدم کے ساتھ ان کی طاقت اور خوف کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ دوام کی نظر جیسے ساخت ہو گئی، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، سانس کی آواز بھی اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ ڈاکو دوام کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اس کا دماغ اور جسم جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ جہاں چھپ رہی تھی، اس جگہ پر خوف کی شدت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ دوام کے جسم کے پتھر کی طرح جمد ہو چکا تھا، اور اس کے قدم نہ اٹھ سکے۔ آنکھوں کے سامنے کالے لباس میں ملبوس ڈاکو جیسے پورے گلی کو سیاہ کر کے گزر گئے تھے۔ ان کی موجودگی سے گلی کا ماحول اور بھی زیادہ غمگین اور سیاہ ہو گیا تھا۔ رباب جو کچھ فاصلے پر چھپی ہوئی تھی، دوام کی طرف دیکھ کر لرزتے ہوئے اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن خوف کے مارے وہ آواز بھی نہیں نکال پا رہی تھی۔ ڈاکو گلی میں آ چکے تھے، اور وہ ایک لمحے میں بھی اس خیال کو دل سے نہیں نکال پائی تھی کہ وہ ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے بس یہ گزر جائیں، یا اللہ یہ لوگ مجھے نہ دیکھیں، دوام نے دل میں سوچا، لیکن اس کی نظریں ان کے چہرے کی طرف
लेकिन इसकी नजरें इनकी तरफ जमी हुई थी। वो डाकू एक एक करके गली के आखिर तक पहुंचते जा रहे थे और दुआम की नजरें इनके साथ साथ हरकत कर रही थी। दिल में खौफ और चहज की एक लहर दौड़ती जा रही थी। ये लम्हे इसके लिए एक जिंदगी के सबसे खौफनाक हकीकत बन चुके थे। वो सब घोड़े पर सवार, काला लिबास, चमकते हथियार, पथरीले चेहरे और बेरहम आंखें, गांव की सुनसान गली में उनके घोड़ों की तापें जैसे मौत की दस्तक बनकर बज रही थी। दुआम का दिल हलक में आ चुका था। वो खौफ से अपने कदमों में जम चुकी थी। बस इतनी हिम्मत बाकी थी कि सांस ले सके। और फिर एक घोड़ा रुक गया बिल्कुल इसके सामने। दुआम ने पलकें मेच ली। दिल की धड़कन की आवाज कानों में गूंजने लगी। इसका बस चलता तो जमीन में गिर जाते, लेकिन वो सवार एक पल को भी हिला नहीं, बस इसे देख रहा था। इसकी आंखें अजीब सी बेबाकी लिए, नरमी लिए, जुनून लिए, जैसे बरसों से बस इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। तो हमने खौफ से आंखें बंद कर ली। दिल से एक दुआ निकली, खुदा करे ये लोग बगैर रुके चले जाएं। लेकिन वक्त जैसे रुक गया था। सवार की नजर जैसे इसके अंदर तक उतरती जा रही थी। फिर एक गंभीर मुस्कुराती आवाज इसकी सवातों से टकराई। खुदा कसम, अगर मुझे पता होता कि मेरा मीठा साईं यूं गली में खड़ा होकर मेरे आने का इंतजार करेगा, मुझे अपना सोना मुखड़ा दिखाएगा, तो मैं हर रोज इस गली की सुबह शाम चक्कर लगाना खुद पर फर्ज कर लेता। तो हमने छू कर आंखें खोली, निगाह उठाई और एक लम्हे के लिए दुनिया साख्त हो गई। ये वही था, हाँ वही सब्ज आंखों वाला जिसे इसने 3 साल पहले पहली बार देखा था। बस में डाकू की सूरत, दहशत की शक्ल। लेकिन आज वो दहशत मोहब्बत का पहनावा ओढ़े सामने खड़ा था। मेरा बोला साईं, मेरा सोना सजन, इस धूप में क्यों अपना रंग खराब कर रही हो? अभी तो मैंने तुम्हें हक से देखा भी नहीं। मेरी जान कुर्बान, हर उस लम्हे में सदके जिसमें तुम मेरी राह में खड़ी हो, मेरा इंतजार करो। लेकिन ये तो जुल्म है मुझ पर। अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोला। सबज आंखों में शरारत और लब कपड़े में छुपे हुए थे, लेकिन आंखें मुस्कुरा रही थी। अंदाज बता रहा था कि लहजा इतना मीठा नहीं है जितनी मिठास इस वक्त इसमें घुली हुई है। मेरा मीठा साईं, बगैर निकाह के दिलदारियां जानलेवा होती हैं। एक दफा निकाह में आ जाओ, फिर दिलदारियां भी मजा देंगी। फिर वो झटके से तमाम के करीब आया, नरमी से कमर में हाथ डालकर इसे घोड़े पर बिठा चुका था। तो हम की जुबान से बेख्तियार चीख निकली, लेकिन इस चीख को नरमी से अपने हाथ के पैरों में छुपा के आया था। मेरे डरपोक साईं, यूं नहीं चीखते। छोटा सा दिल है तुम्हारे दिलदार साईं का, डर जाता है। इसके लहजे में शोखी थी, जैसे सारी दुनिया से बेनियाज सिर्फ अपने सोने माही के साए में जी रहा हो। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गली से आगे बढ़ रहा था। फिर जैसे ही एक कच्चे दरवाजे के करीब आया, वो एक लम्हे में नीचे उतरा। तो हमको अपनी गिरफ्त में दिए नरमी से जमीन पर उतारा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। चल मेरी जान के टोटे, अंदर जा। गलियों में चांद अच्छा नहीं लगता। तो हम एक लम्हे ज़ाया किए बगैर दरवाजे के पीछे गायब हो गई। ना दिल्ली में उसे देखने की ख्वाहिश थी, ना आवाज़ सुनने की। वो तो बस इसकी वहशत ज़दा लम्हा से छुटकारा चाहती थी, उस खौफनाक की सार से निकलना चाहती थी। जब अंदर से अचानक ताई अम्मी की आवाज उभरी, कहाँ थी तू कल मोही? जानती हो डाकू गुजर रहे हैं गांव से। रुबाब कहाँ है? सरदार जो दोबारा घोड़े पर बैठने ही वाला था, एक लम्हे को रुक गया। इसके पीछे खामोश खड़ा बाला भी गहरी नजर से उसे देख रहा था। ताई की जुबान जरूर से ज्यादा जोर दिखाती है। बाला, कोई हाल निकाल इसका, टीका वाले दिन काट देंगे। ना जुबान रहेगी ना चलेगी। वो आसान हाल पेश कर चुका था। इसी लम्हे पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो रुबाब थी। वो बदहवासी से दौड़ती फिर जड़ से जमीन पर बैठ गई और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। इसने अपने लबों पर हाथ रखा, जैसे खुद को चीखने से रोक रही हो। सरदार ने घोड़े पर सवार होने के बजाय कदम रबाब की तरफ बढ़ाए और उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। रबाब जमीन पर गठली बनी एक आंख से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ इसकी सिंधी जूते दिखाई दे रहे थे। सारी सहीबा, अगर आज के बाद सुकून ना मिले तो अपनी माँ के पेट से जनी बहनों को तकलीफ दिया करो। मेरा सज्जन साईं, अगर आज भी इस धूप में जला तो पूरी जिंदगी तुम्हें शाम से महरूम कर दूंगा। आवाज में धमकी छुपी हुई नहीं थी, नुमाया थी। रबाब का जिस्म कमा सा गया। वो अपने घुटनों में सर दिए साख्त हो चुकी थी, जबकि वो सर झटकता घोड़े की तरफ चला गया। तयमी का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इनकी आवाज हर कोने में गूंज रही थी, बस बहुत हो गया दवाम, अब हद है बेगैरती की। किधर मुंह मारने गई थी इस धूप में? जानती है अभी डाकू गुजर कर गए हैं यहाँ से। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसे थप्पड़ ही लगा दे, लेकिन दवाम वो तो जैसे सुनने को पैदा ही नहीं हुई थी। वो ना कुछ बोली ना बल्कि जबकि बस सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाजा दर से खुला, रबाब तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। फिर चेहरा पसीने से शबूर था, सांसें फूली हुई थी। वो ताई अम्मी को नजरअंदाज करती हुई सीधी दवाम के करीब पहुंची। अगले ही लम्हे से दवाम का बाजू इस खीरे से पकड़ा के दर्द की शिद्दत में से इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। अरे अम्मी, कोई क़यामत नहीं आ गई? रबाब तेजी से बोली। लहजा दफाई था। हम तो दर्जन के पास से कपड़े लेने गए थे, आज भी इसने मेरे कपड़े नहीं दिए। पता नहीं ये दर्जानी चाहती क्या है। जरा आप चक्कर लगाएं शाम को इस तरफ। आज मेहंदी है मेरी सहेली की, मैं आज कोई और कपड़े पहनकर चली जाऊंगी, लेकिन इसे दर्जानी के होश ठीक से ठिकाने लगाएं। 1 महीना होने को आया है, लेकिन मेरे कपड़े नहीं सिलाई किए इसने, और बाकी हमें किसी ने नहीं देखा। वो झूठ बोलते हुए बड़ी दिलेरी से आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। क्या मतलब, तुम लोगों को डाकू का गुजर का पता नहीं चला? चाची ने जांचती हुई नजरों से सवाल किया। पता चला था चाची, लेकिन हम तो गोरू की आवाज सुनकर छुप गए थे। रुबाब के होंठ कांपे थे, इसके गले में लफ्ज अटक गया था। ताई अम्मी का गुस्सा कुछ पल को रुका, लेकिन निगाहें अब भी शोला बनकर दुआम पर ठहरी हुई थी। एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। तुम्हारे अब्बा ने मना किया था घर से निकलने के लिए। ताई अम्मी के तेज लहजे में
दूसरा काम और ज़माने का डर ज़्यादा था। आजकल लोगों की नज़रें हम पर हैं, तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम लोग घर से बाहर मत निकलो और ख़ास करके तुम। तो हम वैसे भी तेरी वजह से हम बड़ी मुसीबत में फँसे हुए हैं और अब इस मुसीबत से जान छूटते ना जाने कितना वक्त लगेगा और तू है कि रोज घर से बाहर निकल जाती है। तो आम की पलकें तेजी से चिपकने लगी। एक मासूम सी लड़की जिसका चेहरा अभी तक बचपन की मासूमियत से भरा हुआ था, क्या कह सकती थी। बड़ी बड़ी बुरी आंखों में इस वक्त सिर्फ डर ही डर था। ताई अम्मी मेरे बाबाजी के साथ गई थी, इनको दर्जी के पास जाना था, वरना मैं कहाँ घर से निकलती हूँ। इसकी आवाज में सच्चाई थी, मासूमियत थी, लेकिन अफसोस कि वो इस घर की दीवारों में गुम हो चुका था। लेकिन अफसोस के वो सच इस घर की दीवारों में गुम हो चुका था। ताई अम्मी ने तेज नजरों से सिकोड़ा। बस ठीक है, मेरे साथ मुंह मारी न मत कर, जो कहा है वो कर, जाकर खाने की तैयारी कर। रवाब एक कोने पर खड़ी थी, इसका चेहरा पसीने से तर, उलझे बाल और गहरी सोचों में गुम। तयमी का लहजा एकदम नरम हो गया। रबाब तेरे चेहरे की क्या हालत हो गई है? जा मेरी बच्ची, पंखा चला और आराम कर। रबाब ने एक नजर दुआम पर डाली, जिसकी आंखों में वो गली वो गली पर बीता खौफनाक मंजर ताजा था। वो काले कपड़े वाला शख्स, इसकी सर्द आंखें और चंद लम्हों का खामोशी का सामना, जिसने दुआम के होश उड़ा दिए थे। रुबाब के अंदर खलबली मच गई। अगर दुआम ने किसी को कुछ बोल दिया तो, अगर सबको पता चल गया कि वो शख्स कौन है। अम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वो चट से बोली। फिर दुआम की तरफ देखकर तेजी से बोली, तो हम तू भी आजा मेरे साथ, पंखे के नीचे बैठ, तेरा पसीना भी सूख जाएगा, फिर खाने की तैयारी करना। आज तो गर्मी ने जान से नहीं मारा, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले कि दुआम कुछ बोलती, रुबाब ने इसका हाथ सख्ती से पकड़ा कि दुआम के चेहरे पर तकलीफ का साया लहराया। आजा, थक गई होगी तू, थोड़ा आराम कर ले। और दांत पीस कर बोली, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए हुए। तो हम खामोशी से खींचती चली गई। इसकी नजरें खौफजदा हिरनी की मानत इधर उधर भागती रही। रबाब का हाथ इसके नाजुक बाजू पर इस तरह जमा हुआ था जैसे वो उसे काबू में रखना चाहती हो, जैसे वो इसके अल्फाज पर कफल डालना चाहती हो। कमरे में पहुंचकर रबाब ने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता से बोली, सुन, बाहर गली में जो भी हुआ, कुछ भी किसी को मत बताना दुआम, किसी से कुछ नहीं कहना। जो हुआ वो सब भूल जा, समझ आई? दुआम की आंखें नम हो गई, लब कमाए, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। इसकी खामोशी में खौफ था, बेबसी थी, एक मासूम राज छुपाने की मजबूरी। बाजी हमें सबको बता देना चाहिए, ये बात छुपाने वाली तो नहीं है। अगर वह डाकू दोबारा आ गया तो? दुआम की आवाज कांपी थी, आंखों में डर अभी भी ठहरा हुआ था। वो डाकू, वो बहुत करीब था हमसे, मुझे पता है वही था, वही जो 3 साल पहले बस में मिला था। इसके होठ कमा रहे थे, चेहरे पर एक मासूम खौफ, जिसे वो अभी तक इस साय में छुपी चीख से बाहर न निकली हो। रबाब का रंग एकदम उड़ा था। वो कुछ देर दुमाम को घूरती रही, फिर बेताबी से बोली, नहीं आता दोबारा, भूल जाओ दुमाम, खुदा के लिए भूल जाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ऐसे किसी आदमी से मिले हैं। इसने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जैसे कोई सुन ना रहा हो, फिर तेज आवाज में बोली, वैसे वरना अब्बा जान निकाल देंगे हमारी, और चाचा को तो वैसे भी बातें सुनने का बहाना चाहिए होता है। दुआम की पलकें भीग गई, लब हिलने लगे, कुछ नहीं बोल सकी। तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाती हूँ, वैसे भी याद रखना जैसे कुछ हुआ नहीं, याद रखना जैसे कुछ था ही भी तो नहीं। रबाब का लहजा अब भी सख्त हो चुका था। वो मुझे भी डरा कर गया है, धमकियां देकर गया है, और तुम तो बस कर ही रही, बूथ बंद कर। ये भी ना हुआ कि कहीं छुप ही जाती। इसने दुआम का बाजू सख्ती से पकड़ लिया, जैसे अल्फाज से नहीं अपने हाथ से इसके मुंह पर बहर लगाएगी। देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। रबाब के चेहरे पर अब सिर्फ खौफ नहीं था, गुस्सा भी था, खुद को बचाने की कोशिश भी। अगर तुमने ये बात किसी को बताई ना, या किसी को जरा सी भनक भी पड़ी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तो हम खामोशी से इसे देखती रही, आंखों में आंसू, चेहरे पर उलझन। फिर वो आपने धीरे से कहा, मेरा क्या है, मैं तो बच ही जाऊंगी, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारी तो शामत आ जाएगी, तो हम तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। वह कहकर चुप हो गई। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ पंखे की घूमती हुई आवाज बाकी थी, और दोआम की आंखों से बहते वो आंसू। बंद करो ये रोना धोना, मर्जी है तुम्हारी, अगर बताना चाहती हो तो बता दो सबको। लोग अपने तकिए पर जोर से सर मारा, जैसे अपनी जलजलाहट को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। अगर मुसीबतों में फंसने का इतना ही शौक है तो जाकर सबको बता दो, मैं तो बच ही जाऊंगी, तुम्हारी ही शामत आ जाएगी। जो दिल में आए वो करो, या जाकर बाहर खाना बना लो। मुंह बनाकर वो बेड पर लेट गई, जैसे सारे मामले से रात तलक हो गई हो। लेकिन दुआम, वो तो अंदर ही अंदर हिल चुकी थी। नाजुक सी सहमति हुई पलकों के पीछे छुपा वो डर, जो किसी लम्हे भी चीख बनकर बाहर निकल सकता था। इसका रंग जर्द पड़ गया था। वो बेआवाज कदमों से बाहर निकल गई। बाप को यकीन था कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। वो इतनी डरी हुई थी कि जुबान ही बंद हो गई थी इसकी। वो बड़बड़ाई, लेकिन अगले ही लम्हे इसके दिल में एक लहर सी दौड़ गई। वही आंखें, वही निगाहें। डाकू रुबाब के होंठ खुद ब खुद थरथराए। इसने गहरी सांस ली, जैसे किसी बोझ को सीने से धकेलना चाहती हो। वो शख्स, इसकी आंखें, वो दुआम को इस तरह देख रहा था जैसे वो किसी कीमती शय पर परसों से नजरें जमाए बैठा हो। क्या वो वाकई दुआम को अपने साथ ले जाएगा? एक खौफनाक सवाल जो दिल की दीवारों से टकरा कर वापस आया। आखिर दुआम में ऐसा भी क्या है? रुबाब ने खुद से पूछा। वो इतनी मासूम, इतनी खामोश, इतनी सादा सी, लेकिन वो आदमी, इसकी आवाज में वो जुनून था जो रगों में जहर
کی طرح اتر جائے. زبان سے تو وہ محبت کی باتیں کر رہا تھا، لیکن محبت کیا اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے؟ رباب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اگر وہ دوام کو واقعی لے گیا تو وہ تو گزارا بھی نہیں کر پائے گی. وہ تو 2 لفظ کسی اجنبی سے نہیں بول سکتی. رباب نے بیڈ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آنکھیں زور سے بند کر لی. کمرے میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا دل دھڑکن کی جگہ اب خوف کی چاپ سن رہا تھا. تو گائز یہ تھی دلدارم کی تو گائز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی. ملیں گے کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.